अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बनाने के हवाले से जो डेडलॉक है वो अब तक ख़त्म नहीं हो सका। डेडलॉक की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। वो हुकूमत का हिस्सा बने बगैर हुकूमत को सपोर्ट करने की ख्वाहिश रखती है और इस मसले के ऊपर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत को की हिमायत कर रही है तो वो हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाए, वफाकी काबीना का हिस्सा बने। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब सुप्रीम कोर्ट आए और क्योंकि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस दायर हुआ है उसकी समाअत थी, तो उसकी समाअत के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये डेडलॉक जो है वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमसे वज़ीर आज़म के लिए वोट लेना चाहता है तो वो उनकी शराइत पे हम वोट नहीं देंगे और हम अपनी शराइत के ऊपर वोट देंगे। दूसरा, उनकी मतीउल्लाह जान जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ तकरार हो गई। उन्होंने सवाल किया कि आपकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हुई है तो जिसका बुरा बनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर सबूत दें, आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। मेरी बात ज़रूर हुई लेकिन हमारी कोई डील नहीं हुई और हम अपनी शराइत के मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे, अपने सियासी फ़ैसले हम खुद करेंगे। तो एक तो ये नाजरीन, ये जो डेडलॉक है अब उसको तोड़ने की दो ही सूरतें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, फैसला कर ले, जो कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा जो है वो खुद ले ले और मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दे और वही करे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कि वफाकी काबीना का हिस्सा ना बने लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दे। आज जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने जब सेनेट में आज इजहार ख्याल किया तो उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की और कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर है मियां नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आज़म है उसकी हिमायत का ऐलान कर दें ताकि ये डेडलॉक टूटे, क्योंकि इस डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है और जो सियासत है वो ख़तरात से दो चार नज़र आती है। पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो सियासी गैर यकीनी है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। अभी जो गैस की कीमत बढ़ी है, इसके बाद जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन एप्टमा, उसने ये कहा है कि 70% जो फैक्ट्रियां हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, गैस की कीमतों में इजाफे के बाद वो बंद होने का खदशा लाहक हो गया है और मुल्क में पहले ही बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है। तो ये जो सूरत हाल है ये तकाजा कर रही है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें सूरत हाल की संगीनी का एहसास करें और इस डेडलॉक को तोड़ें, ख़त्म करें और किसी भी बात के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक हों और फिर हुकूमत साजी का जो अमल है उसको मुकम्मल करें। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का ये कहना है कि अभी 9 दिन पड़े हैं, हमारे पास टाइम है, हम इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उन्होंने भी ये माना कि हाँ, डेडलॉक मौजूद है लेकिन कोई बड़े इशूज़ के ऊपर डेडलॉक नहीं है। लेकिन नज़र ऐसे आता है कि अभी तक जो बुनियादी इशू है वो दोनों जमातें मिलकर उसको सॉल्व नहीं कर सकी और ऐसा लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में, जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उनको शायद इस मामले में मुदाखलत करनी पड़े और इस मसले का जो है वो कोई ना कोई हल निकालना पड़े। दूसरा, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि फिच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की 3 बड़ी जो है वो रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों की जो मईशत है, जो कर्ज़ों की सूरत हाल है, उसकी सेहत का जो है वो जायज़ा लेती हैं और फिर उसकी बुनियाद पे उनकी रेटिंग करती हैं। तो फिच ने अपनी जो हालिया रिपोर्ट दी है उसमें उसने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजाई हैं। एक तो उनका कहना यह है कि ये जो इलेक्शन के नताइज हैं इससे सियासी गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत जल्द ना बनी तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और हम अपने पिछले व्लॉग में इसके ऊपर बात कर चुके हैं
कि अगर हुकूमत साजी के हवाले से देर हुई, तख़ीर हुई और हुकूमत फौरी तौर के ऊपर IMF के पास नहीं गई, तो मौजूदा जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है जिसके तहत पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, उसकी आखिरी किस्त जो है वो मिलनी है मार्च में, और मार्च में ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है। तो पाकिस्तान को 15 मार्च के बाद IMF के साथ एंगेज करना है, उनके साथ बातचीत करनी है अगले प्रोग्राम के लिए। $6 अरब पाकिस्तान लेना चाहता है IMF के साथ, और फिच ने खबरदार किया है कि अगर ताख़ीर हुई और इब्तदाई चंद माह में, 2 या 3 माह में, अगर नया IMF के साथ एग्रीमेंट ना हुआ, नया मुआहदा ना हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो दिवालिया होने के खतरात हैं वो मंडलाना शुरू कर देंगे, जो कि पिछले साल रहे। हर चंद हफ्ते के बाद जो बड़े माहिरीन मईशत है पाकिस्तान के, वो ये कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट हुआ, आज हुआ, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो है वो सूरत हाल से मुल्क को निकाल के ले आई। लेकिन जो ओवरऑल मौशी सूरत हाल है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई, ना तो GDP ग्रोथ जो है उसमें कोई ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, पिछले साल तो बहुत कम थी। इस दफ़ा वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि ये 2% के करीब रहेगी, जो कि पाकिस्तान में जो आबादी की में इजाफे की शरह है 2.6%, उससे कम है। तो अगर मौशी तरक्की की जो रफ्तार है वो आबादी में इजाफे की जो रफ्तार है उससे कम होगी, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये नेगेटिव ग्रोथ है, पाकिस्तान की मईशत में कोई ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर GDP ग्रोथ में बेहतरी नहीं है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, इसका मतलब है बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। और उसके साथ साथ फिच ने यह भी कहा है कि ये जो IMF प्रोग्राम होगा इसकी शराइत बहुत सख्त होंगी, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को बहुत कड़वे, बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे जो अवाम के ऊपर बिजली बन के गिरेंगे। मसलन इस मुआहदे के नतीजे में बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुमकिन है, इसके नतीजे में गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, इसके नतीजे में कई नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और जो इस वक्त टैक्स आयद हैं उनकी शरह के अंदर जो है वो इजाफा करना पड़ेगा। तो फिच ये खबरदार कर रहा है कि जो अगला प्रोग्राम है 3 साल के लिए होगा गालबन $6 अरब का, वो आसान नहीं होगा। उसकी शराइत पिछला जो प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने वो प्रोग्राम साइन किया था, तो उसकी शराइत भी बहुत सख्त थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त शराइत वाला प्रोग्राम था जो कि अब मार्च में ख़त्म होने जा रहा है। तो जो अगला प्रोग्राम अगर इससे भी ज़्यादा सख्त होगा तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम के ऊपर उससे किस किस्म का बोझ आएगा। बिजली के बिल जो हैं वो लोगों के लिए पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गैस की कीमतों में 250% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है 2-2.5 माह के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ा इजाफा है। और इस दफ़ा तो बिजली जो गैस के बिल हैं उन्होंने लोगों का जो है वो छक्के छुड़ा दिए हैं। तो ये कैफियत अगले अरसे में बरकरार रहेगी। ये जो माली साल जो ख़त्म होगा जून में, और इसका अगला जो माली साल है 2024-25, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत सख्त होंगे। बिजली के बिलों के अंदर कमी वाक़ई करना बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए रिलीफ देना लोगों को बहुत मुश्किल होगा। और यही वजह है कि कोई भी सियासी जमात वो सियासी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है जो इस हुकूमत लेने के नतीजे में अगले 2 साल तक अदा करनी पड़ेगी। 2 साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। वफाकी हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ नहीं दे सकेगी लोगों को, और उसके नतीजे में जो मकबूलियत है जो भी हुकूमत में आएगा उसकी मकबूलियत में कमी आएगी, उसका मज़ीद जो सियासी कैपिटल है वो बर्न होगा, वो ज़ाया होगा, उसकी मकबूलियत में कमी आएगी और उसको अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बगैर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। या तो पाकिस्तान अपनी मईशत को मुकम्मल तब्दील करे, उसका स्ट्रक्चर चेंज करे, और ये जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है इससे पाकिस्तान बाहर निकले और फिर एक ऑल्टरनेट जो मुतबादल मौशी निज़ाम है उसकी तामीर करे। उसके बाद तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सके। लेकिन सरमायादाराना मईशत के होते हुए, न्यू लिबरल इकनॉमिक पॉलिसीज़ के होते हुए ये बहुत मुश्किल है कि आप IMF के बाहर रह के पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकाल सकें और उसके लिए अपने लिए कोई मुतबादल जो रास्ता है वो चुन सके। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की बहुत अब तक मदद की है। कल जो वज़ीर आज़म बनने के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की और उनको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
ये अपनी जगह पे दोस्त ममालिक की मदद अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को फिच ने यह कहा है कि पाकिस्तान को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पाकिस्तान को एक ऐसा निजी शोबा चाहिए जो कि एक्सपोर्ट बढ़ा सके और उसके नतीजे में पाकिस्तान की आमदन बढ़ा सके। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो निजी शोबा है उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ सके, वो बाहर की दुनिया को आमादा कर सके कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, पाकिस्तान में इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, यहाँ सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करें, यहाँ एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। और इसी तरह तीसरी बात जो फिच ने कही है वो ये कहा है कि पाकिस्तान को जो इम्पोर्ट के ऊपर इन्हिसार है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट के ऊपर इन्हिसार है उसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का मौजूदा जो निजी शोबा है वो है। एक तो खाम माल बहुत बड़ी तादाद में आता है और दूसरा जो कमर्शियल इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री बंद हुई है, छोटी इंडस्ट्री, और उसको ऑल्टरनेट के तौर पे चाइना से इंपोर्ट जो है वो शुरू की गई। इस पॉलिसी को भी तर्क करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान दोबारा अपनी मीशत जो है उसको मजबूत कर सके और अपने पाँव पे खड़ा होकर एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे फैसला कर सके, क्योंकि जो मुल्क मौशी तौर पे ख़ुद मुख्तार नहीं होते वो सियासी तौर पर भी ख़ुद मुख्तार नहीं हो सकते। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।